आपको पता है कि बॉटनी थोड़ी सी दिक्कत तो देता ही है ना। बॉटनी का जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ना, उसमें स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है। हम लोगों की जो प्रिपरेशन है वो शुरू तो हो गई थी, हमने बहुत सारा पढ़ भी लिया है, अब पढ़ते पढ़ते एंड तक आ गए हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सर अब लास्ट टाइम पर करना क्या है। अब हम अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो एक जगह जाकर रुक गए हैं और उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बात ये है कि यहाँ पर इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक ऐसा कंटेंट जो आपको बहुत मदद करने वाला है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है और एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को जो आपके बॉटनी में है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और वो कैटेगरीज में आपको ये बताया है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन सा आसानी से पढ़ा जा सकता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है और मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन आपको पता है कि बॉटनी थोड़ी सी दिक्कत तो देता ही है ना। बॉटनी का जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ना, उसमें स्कोर करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आप सिली मिस्टेक्स कर आते हो। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बच्चों बहुत सारा एनालिसिस मैंने किया है इसके लिए और बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अब नहीं कटेगा बॉटनी में एक भी नंबर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात ये है कि हम लोगों की जो प्रिपरेशन है वो शुरू तो हो गई थी, हमने बहुत सारा पढ़ भी लिया है, अब पढ़ते पढ़ते एंड तक आ गए हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सर अब लास्ट टाइम पर करना क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि लास्ट टाइम पर हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें ये हमें बताने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि पहले तो क्लासेस चल रही थी, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, टीचर से बात होती थी, लेकिन अब टीचर से थोड़ा इंटरेक्शन भी कम हो गया है, जिसकी वजह से अब हमें पता भी नहीं है कि आगे क्या करना है। तो अब हम अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो एक जगह जाकर रुक गए हैं और उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज मैं उन मार्क्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है ये आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और बच्चों एक खास चीज़ है इस वीडियो के एंड में आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। खास चीज़ बता भी देता हूँ, वैसे कुछ सरप्राइज़ ऐसा है नहीं। तो बात यह है कि यहाँ पर इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक ऐसा कंटेंट जो आपको बहुत मदद करने वाला है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है और एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को जो आपके बॉटनी में है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और वो कैटेगरीज में आपको ये बताया है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन सा आसानी से पढ़ा जा सकता है। वेटेज तो आपको वैसे ही पता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि किसमें एफर्ट कम लगेगा, ईल्ड ज़्यादा आएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको इसके एंड में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखिए, बात करते हैं कि सर मार्क्स रुके हुए हैं, तो मार्क्स कहाँ रुके हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि उससे डिटरमाइन होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जिसके 60 नंबर आ रहे हैं और जिसके 120 नंबर आ रहे हैं बॉटनी में उसके लिए सेम स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो इसीलिए पहले हम बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि एक जिनके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे जिनके एवरेज 60 से 120 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, और तीसरे वो जिनके 120 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। तो 120 से लेकर 180 वाले मार्क्स को थर्ड कैटेगरी हमने बना दिया है। अब इन तीनों कैटेगरीज के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं बच्चों वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो हम यहां पर बात करेंगे इन तीनों कैटेगरीज की स्ट्रैटेजी की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं यहां पर, जिससे कि आप 180 में से 180 स्कोर कर सकते हैं। देखिए, नामुमकिन नहीं है, पहली बात। बहुत इजी होता है बायोलॉजी में स्कोर करना फुल मार्क्स, ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए नामुमकिन तो नहीं है, बहुत आसान काम है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। दिक्कत ये होती है हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, तो हम आगे स्कोर कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी के बच्चों के साथ, जो हैं वो बच्चे जिनके मार्क्स आ रहे हैं लेस देन 60। देखिए, ये वो बच्चे हैं जो मुझे देख भी रहे होंगे और उन्हें पता भी होगा कि हमने साल भर ईमानदारी से मेहनत नहीं करी है, इसीलिए हमारे ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो हमने कहा ये वो बच्चे हैं जिनके शायद कहीं ना कहीं बेसिक्स में ही दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है इसको देखते हैं। हमने कहा सर सबसे पहला तो वीक फंडामेंटल्स है और एनसीईआरटी तो पढ़ी ही नहीं है, बहुत सोने तो खरीदी भी नहीं है ना। तो प्लीज़ ये आपको पता है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट किताब होती है ना बच्चों, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। एक
प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई कि भैया फंडामेंटल्स वीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो है रिवीजन नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, चिल कर रहे हैं, है ना। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इनसफिशिएंट एक्यूरेसी है कि सर पढ़ के भी जा रहे हैं लेकिन वहां जाने के बाद गड़बड़ कर देते हैं। पढ़ा भी है, ईमानदार से मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन नंबर आ ही नहीं रहे 60 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम वहां जाकर हमें पता ही नहीं, हम पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो इस कैटेगरी के बच्चों के साथ आ रही है। अब करना क्या है इस कैटेगरी के बच्चों को, उसको देखते हैं। तो हमने कहा कि सर इस कैटेगरी के बच्चों के लिए जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी। सबसे पहला कि इन्हें अपनी एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है भैया, ये जो किताब है इसको नहीं छोड़ना है। आपकी पहली जो अप्रोच होगी वो यही होगी कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी में अपनी कवर कर लूँ जैसे भी हो पाए। हमने कहा कि एनसीईआरटी जो है ये एनसीईआरटी फर्स्ट अप्रोच आपको रखनी है कि सबसे पहले एनसीईआरटी कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको देखना है। तो हमने कहा टॉपिक वाइज मास्टरी आपकी होनी चाहिए कि भैया आप टॉपिक वाइज देख रहे हो। अब टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे सर जल्दी, तो आपको पता है कि मोशन की वन शॉट सीरीज आपके पास है, आपके लाइव चल रहे हैं, रेगुलर लाइव्स की वजह से हम ये आपके टॉपिक्स जो हैं वो आपको जल्दी जल्दी कवर करवा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी इस कैटेगरी में हैं तो प्लीज अपने सिलेबस को कवर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारे चैप्टर्स आपके बाकी हैं। सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सर हाई यील्डिंग चैप्टर से करेंगे। सर हाई यील्डिंग चैप्टर्स कौन से होंगे? वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा आपको कि कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं। इसके बाद प्रैक्टिस ग्रेजुअली, भैया रोज 20 से 30 सवाल तो लगाना शुरू कर दो, क्योंकि जरूरी है। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, सवाल लगाओगे तो सवाल तो सॉल्व करने का टाइम कम मिलेगा। तो इसीलिए 20 से 30 सवाल डेली पढ़ने के बाद आपको लगाने ही है कम से कम। तो चलिए ये हो गई बात। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी कमी जो है वो आपकी प्रैक्टिस में है। क्या करना है सर? टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अगर 30 सवाल भी लगा रहे हो तो वहां टाइम लगा लो, 10 से 12 मिनट का टाइम है आपके पास उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे, वरना आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये आपके पास स्ट्रैटेजी है अगर आपके पास नंबर 60 से कम आ रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और सेकंड कैटेगरी जो सबसे कॉमन कैटेगरी होती है हमारे पास, यहाँ पर 60 से 120 वाले बच्चे बहुत सारे होंगे जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन सर 3 दिन पढ़ाई करी फिर 2 दिन खराब कर लिए, टेस्ट में नंबर कम आए, दिमाग खराब हो गया और हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। फिर हमें लगा चलो कुछ करते हैं, वापस से रिकवर करते हैं, तो रिकवर करने में 1-2 दिन और ख़राब हो गए। तो भैया एक्यूरेसी, इनकंसिस्टेंसी, ये 2-3 प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपकी यहाँ पर आपको परेशान कर रही है। एक और दिक्कत जो है वो आपकी है सिली मिस्टेक्स। सर दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, हमने नॉट करेक्ट पढ़ के लगा दिया, है ना। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आप यहाँ फेस करते हैं। तो प्लीज़ इन प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपकी प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए सबसे पहला वही एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है? तो आपको 2 राउंड्स ऑफ रीडिंग करने हैं। कैसे करने हैं? पहले में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है और दूसरे में आपको जो मेन वहाँ के हाइलाइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भैया पहले तो आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस पढ़ना शुरू किया तो फोटोसिंथेसिस में पता है कि लाइट रिएक्शन हो रहा है, जेड स्कीम दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें ऊपर से एक रिवीजन कर लिया। उसके बाद सेकंड वाले टाइम पर क्या करना है, उसमें एनसीईआरटी की लाइंस को हाईलाइट करना है कि कौन सी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हमारे पास जो एनसीईआरटी है उसमें पीवाईक्यूज़ की जो लाइंस है वो हम हाईलाइट कर दें कि ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया गया है। तो इसी से क्या होगा कि आपका रिवीजन जो है वो एनसीईआरटी का बहुत थरो हो जाएगा। साथ में बात करें हाई रीडिंग चैप्टर्स की, तो हाई रीडिंग चैप्टर्स की बात करें तो मैं अभी आपको फिर से हाई रीडिंग चैप्टर्स बताने वाला हूँ कौन कौन से होंगे। यहाँ मैंने कुछ नाम लिख भी दिए हैं, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। और कोशिश करिए कि आप डेली 100 सवाल तो लगा ही रहे, क्योंकि आपको पेपर में लगाने पड़ेंगे बच्चों। पेपर में इतने ही सवाल लगाने पड़ेंगे, 90 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर बायो के। तो आप कम से कम 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के, बायो के, जिससे कि आपका रिवीजन जो है थरो हो रहा है। साथ में उसका एनालिसिस भी आपके पास हो कि भाई आप किस तरह से अपने पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कितने में करी, रीडिंग एरर्स क्या रहे, है ना, कहाँ हमने पढ़ते पढ़ते खो गए और उस सवाल को गलत कर दिया। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत गलती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स कम से कम। अपनी मिस्टेक्स को आकर लिखो कि भैया मैंने पिछले एग्जाम में ये सब मिस्टेक्स की थी और इन मिस्टेक्स को मुझे कैसे मिनिमाइज करना है। तभी जाकर क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर
रिवीजन तैयार हो पाएगा, एक रिवीजन स्ट्रैटेजी आप बना पाओगे कि मुझे किस तरह से रिवाइज करना है, मेरी क्या कमियां हैं और मैं इन्हें कैसे दूर कर सकता हूं। चलिए थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है हमारे पास वो बच्चे जिनके 120 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अब सर यहाँ क्या दिक्कत हो सकती है, 120 से 180 तक जाना क्या आसान है या मुश्किल है? हमने कहा बहुत आसान है। अगेन मैंने कहा कि 180 स्कोर करना बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं है, 180 स्कोर करना बहुत आसान काम है, लेकिन दिक्कत ये होती है अगेन इनकंसिस्टेंसी है, सिली मिस्टेक्स यहाँ पर है। एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट है, अपने को टॉपिक्स आते हैं। लास्ट वाली कैटेगरी में एनसीईआरटी की थोड़ी इश्यूज थे, एनसीईआरटी की लाइंस थोड़ी क्लियर नहीं थी, लेकिन यहाँ अपने को ये सारी चीज़ें पता है। तो हम कभी कभी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ कंसेप्चुअल गैप से, माइनर कंसेप्चुअल गैप से। हो सकता है कि मुझे पूरा चैप्टर आता है लेकिन पूरे चैप्टर में से हो सकता है एक छोटा सा पार्ट जो है वो मिसिंग है, कि मुझे पूरा चैप्टर आता है सर लेकिन फोटो रेस्पिरेशन का जब भी क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। तो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो बनाई है इसमें अगेन एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी है जो हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर्स में एनसीईआरटी के बाहर से ही पूछी गई है, क्योंकि आपको पता है हर साल 2-4 सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बाहर आ जाते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि वो कहाँ से आए। आपको पता है नई फैमिलीज आपके बॉटनी में बहुत सारी ऐड हुई हैं, तो वो फैमिलीज आपको पढ़नी है कि कितना उनके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कितना मुझे अलग से तैयार करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की थरो प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूसली, और हाई लेवल के अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे एम्स कभी एआर करवाया करता था, तो उस टाइम के जो एआर के पेपर्स हैं उनको अगर आपको मिलते हैं कहीं तो आप उन्हें सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी जो एआर की अप्रोच है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि आपको पता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस अभी बहुत आने लगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अभी बहुत आने लगे। तो इन क्वेश्चंस को जहां पे आपकी थिंकिंग स्किल्स इन्वॉल्व होती है उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी ज़्यादातर गलतियां जो होती है इसी टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सवालों में होती है। ईजी क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। चलिए इसके बाद स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट हमारे पास, कि भैया टाइम को मैनेज करना सीखें। अगेन टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है कि आपको टाइम लगाना है, सामने ओएमआर फिलिंग भी करनी है, आप मॉक ओएमआर लेकर आए, साथ ही साथ अपना एक टेस्ट पेपर लें और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएं वैसे वैसे उसकी ओएमआर फिल करते जाएं, ताकि आपको पता लग जाए कि आप एक्चुअली वहाँ पर टेस्ट में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। साथ ही साथ आपको पता है कि टेस्ट सीरीज हमारी रेगुलर चल रही है, तो आप उनके टेस्ट कोई भी मिस ना करें, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे पेपर देने की। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए रैंक्ड बाय एफर्ट एंड वेटेज, आप देखिए मैंने एक जो एनालिसिस बनाया है बहुत ही डिफरेंट एनालिसिस है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में, ये तो पता है कि वेटेज ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है जेनेटिक्स को पढ़ने में टाइम भी ज़्यादा चाहिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें एफर्ट कम लगेगा और आउटपुट ज़्यादा आएगा। बात समझ आ रही है? तो चलिए इन चैप्टर्स की बात करते हैं। हमारे पास बच्चों सबसे पहली कैटेगरी जो है ना वो आती है हाई स्कोरिंग लो एफर्ट चैप्टर्स, जो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं। हाई स्कोरिंग यानी कि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू देयर एफर्ट इन्वॉल्व, उनको पढ़ने में एफर्ट कम लगाना पड़ता है। कौन कौन से? सर थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं ज़्यादातर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया, आपको पता है कि 3 चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं और बहुत इजी चैप्टर्स हैं, और क्वेश्चंस भी जो आते हैं बहुत आसान आते हैं, गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपका पहला प्रायोरिटी जो होगा वो ये होगा। इसके बाद अगर बात करें दूसरे की, तो बायोटेक, 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद सेल डिवीजन की बात करें तो आपको पता है 3 से 4 सवाल आ ही रहे हैं। तो भैया सेल डिवीजन कितना सा चैप्टर है, माइटोसिस मियोसिस, और सवालों की जो नंबर है वो आपको पता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 1 से 2 सवाल हर साल आते हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एफर्ट कम है लेकिन आउटपुट ज़्यादा है। इसके बाद आगे बात करें सेकंड कैटेगरी की, जहाँ एफर्ट लगेगा थोड़ा बहुत लेकिन अगेन हाई यील्ड है। तो ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं? हमने कहा सर यहाँ हमारे पास चैप्टर्स है, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम, प्लांट एनाटॉमी। सर ये जो चैप्टर्स हैं आपको पता है ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। अगेन ये चैप्टर्स मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और प्लांट किंगडम, इनके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सारे क्लियर हों, एग्जाम्पल्स आपको सारे याद हों। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने भी यहाँ पर आपको दी है इस चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ उनको रिवाइज करें जिससे कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो थरो हो पाएँ, क्योंकि इनसे बच्चों बहुत सारे सवाल आते हैं। मॉर्फोलॉजी तो बहुत सारे सवाल हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स का जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद बात करें हाई एफर्ट मॉडरेट यील्ड। अब देखो कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ता है फिजियोलॉजी में,
है ना, बहुत दिमाग खर्च होता है, याद भी नहीं होता है, क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो आपको इन चैप्टर्स को थोड़ा बाद के लिए रखना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगेन रटने वाला चैप्टर है, लेकिन इतने सारे हार्मोन से याद ही नहीं होते, तो शॉर्ट नोट्स यूज़ कीजिए। यहाँ पर टेबल्स बनाइए, टेबल्स की फॉर्म में इन प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के हार्मोन्स को लेकर आइए, जिससे कि आपके लिए जो पढ़ना है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्लियर इतनी बात? चलिए तो बात करते हैं बच्चों, अब 10 साल के पेपर्स को अगर हम देखें तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बोनस टिप है आपके लिए इस वीडियो में, और ये जो है ये क्या है, सबसे पहला कि देखिए फैक्ट बेस्ड एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से कौन से 55 से 60% क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से। इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला आता है बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स होते हैं, ले उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो 20 से 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं। इसके बाद एआर की बात करें तो एआर आपके 5 से 10 क्वेश्चन एआर में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन होता है एआर का, तो आपको ध्यान रखना है कि एआर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप बहुत कॉशियस होकर काम करें। सबसे पहले देखें कि स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 को पढ़ने के बाद सोचें कि क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, किस तरह से उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए जो आंसर निकालना वो बहुत आसान हो जाएगा, आपके आंसर तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अगेन 5 से 7% है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 5 से 7% है, और मैच द फॉलोइंग जो है वो 3 से 5% है। जबकि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में, ये लास्ट ईयर जो है वो थोड़ा सा आपको पता है मैच द फॉलोइंग ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी एक बैलेंस रहता है कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका रेंज आपके सामने है। तो प्लीज़ बच्चों, आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है, और लिमिटेड टाइम में अगर अपने प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा करना चाहते हो तो प्लीज़ इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करो, क्योंकि आपको पता है मेहनत करोगे जब ही नंबर आएंगे, बिना मेहनत के नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के थ्रू मिलते रहें।